नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका स्वागत है। और पिछले अध्याय को हम ध्यान में रखते हुए आगे आज हम पढ़ेंगे हृदय। तो हमने पहले पढ़ा था, उसके आगे हम हृदय से रिलेटेड टॉपिक है दोहरा परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में आज हम जानकारी करते हैं। देखो, मानव में हमने हृदय पढ़ा था, ठीक है, हृदय के बारे में जानकारी पढ़ी थी, कपाट वगैरह सब चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले। तो अब हम बात करते हैं कि मानव में बंद व दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। मानव में बंद व दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। बंद तो होता है, हमने पहले पढ़ा था, परिसंचरण दो प्रकार के होते हैं, एक खुला होता है और एक बंद होता है, ठीक है। तो मानव के अंदर बंद परिसंचरण होता है, साथ में दोहरा परिसंचरण होता है। मतलब हृदय के एक चक्र में जो रक्त होता है वो दो बार गुजर जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखो, दोहरा परिसंचरण के लिए, तो या ये हो गया हमारे हृदय, सॉरी, ये हमारे हृदय हो गया सपोज, ठीक है। उसके बाद इसको बांट देते हैं, चार कक्षक होते हैं हृदय के अंदर, ये चार कक्ष, ठीक है। ये हमारा बायां आलिंद है, ये दायां आलिंद, बायां नीले दायां नीले। तो हम जानते हैं कि यह रक्त जो होता है यहाँ बाएं नीले से कहाँ जाएगा, हमारे शरीर में। बाएं नीले से जो होगा वो शरीर में जाएगा रक्त, ठीक है। और शरीर में जाने के बाद ये कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ दाएं नीले से जो रक्त होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में जाएगा। और फेफड़ों से फिर ये कहाँ आएगा, वापस बाएं आलिंद में। तो अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये तो था हमारा बायां आलिंद, ये हमारा बायां आलिंद, ठीक है, बायां आलिंद है। और ये हमारा दायां आलिंद है, दायां आलिंद, ठीक है। मानव के हृदय में चार कक्षक होते हैं, ऊपर के दो आलिंद होते हैं, नीचे के दो नीले होते हैं। ये हमारा हो गया बायां नीले और ये हमारा हो गया दायां नीले, ठीक है। अब यहाँ से बाएं नीले से जो रक्त को लेकर के जा रही है उसका नाम है हमारे महाधमनी। ये रक्त को शरीर में लेके जाती है, ठीक है। कौन सा रक्त जाता है यहाँ पे, ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है इसके अंदर, ठीक है। और शरीर में जाने के बाद में वापस जो रक्त को दाएं आलिंद में लेकर के आती है उसका नाम है हमारे महाशिरा। और यहाँ पे कौन सा रक्त आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त आएगा, ठीक है। अब ये रक्त कहाँ जाएगा, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगा। और दाएं नीले से फिर ये रक्त कहाँ जाएगा, ये जाएगा फेफड़ों के अंदर। कौन सा रक्त आया था यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जाने के बाद में ऑक्सीजन वाला तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ही होगा इधर, ठीक है। तो यहाँ रक्त, यहाँ से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन लेकर के जाता है भैया, यहाँ से लेकर के जाती है हमारे फुफ्फुसीय धमनी। ये कौन सा रक्त लेकर के जाती है, CO2 युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर के जाती है फेफड़ों में। और फिर फेफड़ों में वो जाकर के क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है। हम जब सांस लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन जो होती है ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो फेफड़ों से जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है और उसको लेकर के कौन आती है, वापिस इधर फुफ्फुसीय आलिंद के अंदर, फुफ्फुसीय सिरा। तो यहाँ पे कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, O2 युक्त रक्त होता है। तो हमने जानकारी करी कि हमारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर कौन सा परिसंचरण होता है, बंद परिसंचरण होता है। और साथ में कैसा होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा कैसे भैया, कि हृदय के एक चक्र में जो रक्त होता है वो हृदय से दो बार गुजर जाता है। जैसे यहाँ से बाएं नीले से रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर में गया, महाधमनी
यहाँ कौन सा रक्त लेकर के जाएगी, ऑक्सीजन युक्त, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर शरीर में जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है। ठीक है, कोशिकाओं में गया, फिर वापस क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। वो कौन लेके आएगी, महाशिरा लेके आएगी। और महाशिरा कहाँ लेके आएगी, दाएं आलिंद में लेके आएगी। फिर दाएं आलिंद से रक्त कहाँ आया, दाएं नीले में आया। और दाएं नीले से फिर फुफ्फुसीय धमनी, दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहाँ लेके जाती है, फेफड़ों में। फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और रक्त क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। फिर फुफ्फुसीय शिरा जो होता है भैया, ये रक्त को कहाँ लेके आता है, बाएं आलिंद में। तो इससे हमारे को पता चल गया कि ये जो बायां आलिंद और बायां नीले, इसमें कौन सा रक्त रहेगा, इन दोनों में रहेगा ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त रहेगा। और दाएं आलिंद और दाएं नीले में कौन सा रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं वाहिनियों की। ठीक है, वाहिनियों की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखो भैया, हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की वाहिनियां होती है जो रक्त को लाती है और ले जाती है। ठीक है, दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में दो प्रकार की वाहिनियां, हमारे शरीर में दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है। और उन दोनों वाहिनियों का नाम क्या है, एक का नाम तो है भैया धमनी और एक का नाम क्या है, शिरा। एक तो है धमनी और एक है हमारे शिरा। ठीक है, दो प्रकार की वाहिनियां होती है। अब ये जो धमनी होती है ये क्या करती है, रक्त को हृदय से दूर लेकर के जाती है। और ये शिरा क्या करती है, रक्त को हृदय के पास में लेकर के आती है। आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और ये दोहरा परिसंचरण का चित्र बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। उसके बाद हम इन दोनों में क्या अंतर है उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं धमनी और शिरा की। तो धमनी और एक तरफ हमारे शिरा, इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, तो धमनियां जो होती है यह रक्त को हृदय से दूर ले जाती है। रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के जाती है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में, तो हृदय से दूर ले जाने का काम करती है। शिराओं की बात करती है तो यह रक्त को हृदय के पास लेकर आती है, यानी कि हमारे शरीर से रक्त को हृदय तक लाती है। ये हृदय के पास में लेकर के आएगी, हमारे सभी कोशिकाओं से रक्त को कहाँ लाएगी, हृदय के पास में। और ये कहाँ ले जाएगी, हृदय से दूर ले जाएगी। तो ये हो गया। दूसरी बात, धमनियों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनमें मतलब धमनी के अंदर, धमनी में, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन, O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है भैया। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और अगर हम इसकी बात करें शिरा की, तो शिराओं में CO2 युक्त, CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 युक्त रक्त, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। अभी हमने बात करी थी, एक धमनी ऐसी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं बहता है भैया। ठीक है, वैसे तो धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। लेकिन ध्यान रखना, एक अपवाद है, ये सवाल पूछा जा सकता है। ये नहीं कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है,
इसका एक अपवाद है और उस अपवाद का नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी में CO2 युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है भैया। CO2 युक्त रक्त बहता है और ये रक्त को हमें बताया कहाँ लेकर के जाती है, फेफड़ों में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है और हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त से थोड़ी जीते हैं, हमारे को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फेफड़ों में लेकर के जाएगी ये फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी इसका क्या है, एक अपवाद है। इधर भी हम बात करें शिराओं में कौन सा रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। जैसे धमनी में अपवाद था एक, वैसे इसमें भी एक अपवाद है। इसमें है फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन युक्त, O2 युक्त रक्त बहता है। ये अपवाद है, ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है हमारे से, या ये पूछा जा सकता है कि फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त बहता है। तो अपन ने ये पढ़ा कि शिराओं में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन ध्यान रखना ये कौन सी शिरा है, फुफ्फुसीय, फेफड़ों से जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ लेके आती है, ये हमारे बाएं आलिंद में लेकर के आती है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं धमनियों की। तो ये शरीर में गहराई में पाई जाती है, ज़्यादा अंदर होती है, गहराई में पाई जाती है। ये गहराई में पाई जाती है, जबकि जो शिराएं होती है यह शरीर की सतह पर पाई जाती है। यह सतह पे मिलेगी हमारे को, शरीर की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि जो धमनियाँ होती है ये सामान्यतः लाल रंग की होती है भैया। ठीक है, ये लाल रंग की होती है। धमनियाँ कैसी होती है, लाल कलर की होती है। ठीक है, और शिराओं की बात करें तो यह सामान्यतः हरे या नीले रंग की होती है। तो अपने को देख लेना, अपने हाथों में वैसे ही दिख जाएगी, हरे या नीले रंग की। तो हरे या नीले रंग की होती है शिराएं, जो होती है हरे या नीले रंग की होती है। और इसके अलावा हमने जब हृदय पढ़ा था तो हमने कपाट की बात करी थी कि धमनियों में कपाट होते हैं क्या। तो जब हमने हृदय पढ़ा तो आप देखना वापस पुरानी वीडियो जाके कि हृदय के अंदर मैंने कपाट बताए थे क्या। ठीक है, तो इनमें कपाट नहीं पाया जाता है, इनमें कपाट नहीं पाया जाता है। जबकि शिराओं में क्या होता है भैया, कपाट होता है। इनमें कपाट पाया जाता है ताकि जो ब्लड हो वो विपरीत दिशा में जाने से रुक जाए। तो कपाट का काम ही यही है, विपरीत दिशा में जब ब्लड जा रहा हो तो उसको रोक ले। तो ये मुख्य रूप से अंतर हो गए। इसके अलावा हम बात करें धमनियों की, तो धमनियों के अंदर भैया एक धमनियों में प्राकृतिक स्कंदक जिसका नाम क्या है, हिपेरिन। प्राकृतिक स्कंदक हिपेरिन पाया जाता है, हिपेरिन पाया जाता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। अब सोचो कि अगर हमारे रक्त जो है वो रुक जाए भी या धमनियों में जम जाए, तो जम जाए तो हमारे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, और जब शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु। लेकिन देखो भगवान ने भी देख के हमारे को सोच समझ के बनाया, हमारे शरीर में क्या दिया, हिपेरिन। तो हिपेरिन जो होता है ये क्या करता है, धमनियों के अंदर पाया जाता है, जो कि रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना किसी प्रकार का स्कंदक नहीं होता है, लेकिन जो हमारे दवाइयाँ होती है
दवाइयाँ व ग्लूकोज, दवाइयाँ व ग्लूकोज शिराओं में चढ़ाए जाते हैं, शिराओं से चढ़ाए जाते हैं या शिराओं में चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, दम जो हमारे शिराएं होती है इसके अंदर दवाइयाँ देखी होगी कभी, दवाइयाँ या जो भी ग्लूकोज होता है वो सारी की सारी कहाँ से चढ़ती है? हमारे शिराओं से। इंजेक्शन से अगर कोई दवाई लग रही है, हमारे इंजेक्शन लग रहा है, तो वो किस में लगेगा? शिराओं में, धमनियों में कभी नहीं लगेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ग्लूकोज जो दवाइयाँ हो वो हमारे कहाँ से लगेगी? शिराओं से अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भैया धमनी की। धमनी को अगर हमने देखा है, इसके अंदर रक्त प्रवाहित होता है, लाल रंग की होती है सामान्यतः। ठीक है, और इनकी जो गुहा होती है, इनकी गुहा, इनकी मतलब धमनी की, ठीक है, इनकी गुहा सकरी होती है, इनकी जो गुहाएं होती है वो सकरी होती है। ठीक है, जबकि जो शिराएं होती है इनकी गुहा चौड़ी होती है भैया, चौड़ी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। अब इसकी गुहा सकरी होती है धमनी की, इसलिए इनमें रक्तदाब उच्च होता है, रक्तदाब उच्च होता है। ठीक है, और इनकी गुहा चौड़ी होती है, तो इसलिए इनमें रक्तदाब निम्न होता है, निम्न होता है, यानी कि रक्तदाब का मान निम्न होगा। सीधी सी बात है भैया कि अगर मान लो ये हमारे पास धमनी है, ठीक है, इसकी गुहा इतनी सी है, अब इतनी सी गुहा है इसकी, तो रक्त क्या होगा? स्पीड से जाएगा। इसकी गुहा ऐसे बड़ी है, चौड़ी है, व्यास चौड़ा है इसका, तो रक्त क्या होगा? आराम से बहेगा, दाब कम लगेगा। ठीक है, इसकी गुहा क्या है? सक्रिय है, छोटी है, तो व्यास कम है इसका, तो इस कारण से क्या होगा? रक्तदाब ज़्यादा लगेगा। इसका क्या है? गुहा क्या है? चौड़ी है, और चौड़ी होने के रक्तदाब कैसा हो गया भैया? निम्न हो गया। ठीक है, इसमें रक्तदाब कैसा हो गया? उच्च हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि इनमें जो धमनियां होती है इनमें आवरण मोटा होता है, भित्तियों का जो आवरण होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। इनमें आवरण मोटा होता है। ठीक है, और जो शिराएं होगी तो शिराओं की भित्तियों का आवरण, शिराओं की भित्तियों का आवरण पतला होता है, क्योंकि भैया इसकी गुहा कैसी है? चौड़ी है, तो आवरण पतला होगा तो भी चल जाएगा, पतला होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अगर इसका आवरण फिर मान लो मोटा नहीं होता तो ये क्या होती? फट जाती, क्योंकि दाब तो ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इनमें अंतर होता है। सवाल पूछा जा सकता है हमारे से यहाँ से, ठीक है, धमनी और शिराओं के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमारे को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हृदय चक्र, हृदय चक्र, हार्ट साइकिल। ठीक है, अब हृदय चक्र की हम बात करते हैं, तो हृदय चक्र में तीन घटनाओं का लगातार क्रम चलता है। ठीक है, चलता है। तीन घटनाएं कौन कौन सी है? वो
3 घटनाएं हैं, इन 3 घटनाओं का क्रम लगातार हृदय में चलता रहता है और वही हृदय चक्र होता है। सबसे पहले हमारे आलिंद संकुचन, आलिंद संकुचन, आलिंद संकुचन। दूसरा है हमारे नीले संकुचन, नीले संकुचन। संकुचन होने के बाद में संपूर्ण यानी कि पूरा, संपूर्ण या संयुक्त कार्डियक, कार्डियक शिथिलन, यानी कि संकुचन होने के बाद वापस शिथिलन होगा। ठीक है, तो अगर हम संकुचन की बात करें तो संकुचन के अंदर आलिंद संकुचन की बात कर रहे हैं तो 0.1 सेकेंड ये समय लगता है इसके अंदर। नीले संकुचन की अगर हम बात करें 0.3 सेकेंड, इतना समय लगता है इसके अंदर। और संपूर्ण कार्डिक शिथिलन जितना समय इन दोनों के अंदर लगा उतना इस अकेले में लगता है, यानी कि 0.3 और 0.1 टोटल हो गया 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो हम याद रखें या नहीं रखें, लेकिन हमारे को ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि एक हृदय चक्र के अंदर कितना समय लगता है। एक हृदय चक्र में, एक हृदय चक्र में लगा समय, यानी कि एक हृदय चक्र में 3 घटनाएं लगातार चलती रहती है और इन 3 घटनाओं का जो टोटल समय 0.1, 0.3, 0.4 टोटल हो गया हमारे 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि एक हृदय चक्र में कुल कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, जिसमें आलिंद संकुचन कितना समय लेता है, 0.1 सेकेंड का। नीले संकुचन कितना समय लेता है, 0.3 सेकेंड का। और टोटल जो संकुचन के बाद शिथिलन होगा उसमें 0.4 सेकेंड का समय लग जाता है। और एक हृदय चक्र में टोटल 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसके बाद हम चलते हैं हृदयघात की तरफ, हार्ट अटैक, हृदयघात जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ये कब आता है, जब कोरोनरी धमनी के अंदर, कोरोनरी धमनी में, कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव अधिक होने से, का जमाव अधिक होने से, अधिक होने से हृदय को, हृदय को रक्त की, हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, वही हमारे हार्ट अटैक होता है। ठीक है, यानी जब कोरोनरी धमनी के अंदर कौन, कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी धमनी के अंदर क्या जम जाए, कोलेस्ट्रॉल का जमाव अधिक हो जाए, तो उस कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण रक्त आगे जा नहीं पाएगा और हृदय को सप्लाई नहीं होगी। जैसे कि कोरोनरी धमनी है, इस कोरोनरी धमनी में भैया ये जम गया हमारे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल जम गया तो रक्त कहाँ से जाएगा, जाने के लिए जगह नहीं है और नहीं जा पाएगा तो हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर हृदयघात हो जाएगा हमारे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे एक शब्द आया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये सवाल आया हुआ भी एक बार, कोलेस्ट्रॉल क्या है निम्न में से। ठीक है, यही पूछ लिया था महिला सुपरवाइजर में, कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो यह एक वसा व प्रोटीन का बना, वसा व प्रोटीन का बना वसा व प्रोटीन का बना लाइपोप्रोटीन है, यानी कि इसका निर्माण वसा और प्रोटीन दोनों से हुआ है।
वसा और प्रोटीन दोनों मिलकर के लाइपोप्रोटीन बना, उस लाइपोप्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वसा और प्रोटीन से मिलकर के कोलेस्ट्रॉल बना है। ये कोलेस्ट्रॉल अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं भैया, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के कौन कौन से, देखो दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है और एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसको हम कहते हैं निम्न घनत्व, लो का मतलब निम्न, डेंसिटी का मतलब घनत्व, और C4 कोलेस्ट्रॉल, निम्न घनत्व कोलेस्ट्रॉल। एक तो निम्न घनत्व कोलेस्ट्रॉल हो गया और एक हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, यानी कि उच्च, हाई का मतलब उच्च और घनत्व, डेंसिटी का मतलब घनत्व और कोलेस्ट्रॉल का मतलब तो कोलेस्ट्रॉल ही रहेगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। अब जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारे क्या करता है, धमनियों में जाकर के रुक जाता है, जमाव कर लेता है, ठीक है। जैसा कि ये भैया लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हमारी धमनियां वैसे भी सक्रिय होती है और अगर इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल आकर के जमने लग जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जब जमेगा तो क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल जमने से धमनियां क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, पूरी की पूरी अवरुद्ध हो गई और अवरुद्ध होने के कारण रक्त आगे जा नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए इस लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं, बेड फैट, बेड फैट, ठीक है। बुरा वसा या बुरा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, उच्च घनत्व कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये हमारे क्या होता है, ये कभी भी धमनियों में जाकर के नहीं रुकता, ठीक है। ये क्या होता है, साथ में रक्त के साथ में बह जाता है, ठीक है, और जमाव नहीं होता है साथ में। ये हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये क्या करता है भैया, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल HDC, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, उच्च घनत्व कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है, हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है, हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है, सहायक है, ठीक है। और साथ में ये जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या करता है, HDC, यह विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी के संश्लेषण में भी सहायक है और किसी प्रकार का नुकसान हमारे को नहीं पहुंचाता है, ठीक है, बल्कि ये तो हमारे लिए फायदेमंद है, विटामिन डी का संश्लेषण करेगा, ठीक है, और हार्मोन का संश्लेषण करेगा। इसलिए इस HDC, हाई DC कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं, गुड फैट, इसको हम क्या कहते हैं, गुड फैट, अच्छा कोलेस्ट्रॉल या वसा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है, विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक है। जबकि LDC क्या करता है, ये बेड फैट है एक प्रकार का, बेड फैट किसे कहते हैं हम, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं तो यहाँ पे क्या बोल सकता है हमारे को, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कह सकता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी कह सकता है, LPL, LPL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या HDC की जगह में क्या कह सकता है, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि लाइपोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल क्या है एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो जो LDC होता है यानी कि जो निम्न घनत्व कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेड फैट, क्योंकि ये धमनियों को क्या कर देगा, जाकर के जमा हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए जब हम घी वगैरह खाते हैं ना, तो जब हम घी का सेवन करते हैं ना, तो घी के सेवन में यही होता है, घी के सेवन से LDC का जमाव होता है, LDC का जमाव होता है, इसलिए हमें घी कम खाना चाहिए, ठीक है। जबकि HDC की अगर हम बात करें तो अगर हम तेल का सेवन करते हैं, तेल का सेवन, तो तेल के सेवन से ये हमें HDC मिलता है, ठीक है, क्योंकि तेलों के सेवन में ये जमा होता नहीं है और घी में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और जमा होने के कारण तभी तो वो हार्ट अटैक आते हैं, ठीक है। और ये तेल के सेवन से होता है, तो तेल हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है, इसलिए हमें ज़्यादातर तेल का ही सेवन करना चाहिए, घी के सेवन से हमें बचना चाहिए। और वैसे भी घी तो वैसे ही महंगा है, तेल सस्ता है, तो तेल खाओ, फालतू में महंगी चीज़ खा के क्यों बीमारियों को हम हाथ में लें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्त अब देखिए आगे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे बात करी कोलेस्ट्रॉल की,
दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल। और साथ में ध्यान रखना, ये महिला सुपरवाइजर के अंदर सवाल आ रखा है, कोलेस्ट्रॉल निम्न में से है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या सभी, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे ऑप्शन वसाई था तो हम वसाई लिख के आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, ठीक है, यह वह अवस्था है, यह वह अवस्था है जब हृदय शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का प्रवाह नहीं कर सकता। यानी कि हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें तो उस समय होता है जब हृदय क्या हो, हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की सप्लाई है वो क्या कर दे, बंद कर दे। और जब रक्त की सप्लाई बंद हो जाएगी तो भैया हमारी मृत्यु हो जाएगी, सब चीज़ें खराब हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित कहाँ से रहेंगे। अंगों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हृदय क्या होगा, शरीर को रक्त ही नहीं भेजेगा, रक्त नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब, या इसको हम क्या कहते हैं, रक्तचाप, ठीक है, रक्तचाप, या हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है। ये बीपी किसे कहते हैं, अभी हमने जाना कि हमारा रक्त किस में बहता है, वाहिनियों में, ठीक है, दोहरा परिसंचरण पढ़ा, तब हमने पढ़ा था धमनी और शिराओं में बहता है रक्त, ठीक है। तो धमनी और शिराएं क्या होगी, वाहिनियां होगी। तो रक्तचाप की हम बात करें तो किसे कहेंगे हम, कि रक्तवाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की भित्तियों या हम कह सकते हैं दीवारों, वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है, ठीक है, रक्तदाब कहलाता है। यानी कि जैसे भैया ये हमारी वाहिनी है, ठीक है, इसमें रक्त क्या कहेगा, रक्त बहेगा, इसके अंदर इसमें रक्त बहेगा ऐसे, ठीक है। और जब ये रक्त बहेगा तो ये क्या करेगा, इस तरफ और इस तरफ दाब लगाएगा, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा रक्तदाब। और रक्तदाब को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, रक्तदाब को सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि रक्तदाब को कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। अब यहाँ पे हमारे पास दो बातें हैं, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम बात करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात किया कि रक्तचाप को हम सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अब ये सिस्टोलिक क्या होता है, सबसे पहले सिस्टोलिक की बात करते हैं। सिस्टोलिक, ठीक है, यानी कि प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक दाब, प्रकुंचन दाब, ठीक है। प्रकुंचन दाब कब उत्पन्न होता है, तो वाहिनियों में उत्पन्न वह दाब
वाहिनियों में उत्पन्न वह दाब जब हृदय संकुचन की अवस्था में हो, संकुचन की अवस्था में हो, यानी कि जब हृदय के कक्षक जो है वो संकुचित होंगे तो वाहिनियों में जो दाब उत्पन्न होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक दाब। इसका मान 120 mm होता है, यानी कि इसका सामान्यतः मान जो है वो 120 mm होता है, मिलीमीटर, ठीक है, एम मिली और मीटर, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा दाब जिसकी बात कर रहे थे हम, उसका नाम है डायस्टोलिक दाब। डायस्टोलिक यानी कि अनुशीतलन दाब, ठीक है। ये जस्ट इसका उल्टा है भैया, होगा तो वही, यानी कि वाहिनियों में उत्पन्न दाब ही होगा, तो हम क्या कहेंगे इसको कि वाहिनियों में उत्पन्न वह दाब जब हृदय शीतलन की अवस्था में हो, यानी कि जब हृदय शीतलन की अवस्था में होगा तो वाहिनियों में दाब का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका मान 80 mm होता है, mm का मतलब मिलीमीटर, तो 80 mm होता है, ठीक है। और सामान्य रक्तचाप की अगर हम बात करें, सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है कि व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। सामान्य रक्तचाप 120/80, ऊपर सिस्टोलिक आएगा ज़्यादा आएगा, नीचे कम आएगा, डायस्टोलिक आएगा, अनुशीतलन दाब, ठीक है। 120/80 mm Hg, पारे के स्तर पे बात कर रहे हैं हम, मात्रा के इसका मिलीमीटर पारा, ठीक है। तो सामान्य रक्तचाप 120/80 mm Hg होता है भैया, ठीक है। और सर्वप्रथम हम बात करें, सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन 1733 में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों में मापा था, यानी कि सबसे पहले रक्तचाप किसने मापा था, स्टीफन हेल्स ने मापा था। कब मापा था, 1733 के अंदर, ठीक है। किस में मापा था, घोड़ों में मापा था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं कि सामान्य रक्तचाप 120/80 mm Hg होता है, और सर्वप्रथम रक्तचाप का मापन किसने किया, स्टीफन हेल्स ने किया। कब किया, 1733 में। किस में मापा था, घोड़ों में मापा था। अब बात करते हैं भैया कि जो ये रक्तचाप है इसको मापने के लिए उपकरण काम में लेते हैं, ठीक है। तो रक्तचाप या हम कह सकते हैं रक्तदाब, ठीक है। रक्तचाप या रक्तदाब को मापने का यंत्र, ठीक है। यानी कि जो हमारी बीपी मापी जाती है, स्पाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है। यानी कि स्पाइग्नोमेनोमीटर जो डॉक्टर के पास देखते हैं हम, एक जिसके अंदर पारे की एक नली रहती है, ठीक है, उसमें पारा भरा हुआ रहता है। एक नली के अंदर बेलनाकार, वो एकदम स्तंभाकार होता है जिसके अंदर पारा भरा हुआ रहता है उस नली के अंदर, और वो हमारे यहाँ पे भुजा पे लगाता है और फिर वो उसको दबा के देखता है। तो उस उपकरण का नाम है भैया स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप, रक्तदाब या हम ब्लड प्रेशर, बीपी को माप सकते हैं भैया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखो, तो दोस्तों देखिए, अब हम बात करते हैं बीपी की। जो बीपी है, बीपी को बाईं भुजा के
बेक्रियल धमनी, बीपी को बाईं भुजा के बेक्रियल धमनी से मापा जाता है। बीपी को बाईं भुजा के बेक्रियल धमनी से मापा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, उस बीपी को बी से बीपी और बी से बाईं भुजा और बी से बेक्रियल धमनी, यानी कि बीपी बाईं भुजा के बेक्रियल धमनी से मापी जाएगी। और एक होता है हमारे नाड़ी दाब। ठीक है, नाड़ी दाब। ठीक है, तो नाड़ी दाब को हाथ की कलाई में उपस्थित। अब देखो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हाथ में हमारे कौन सी हड्डी पाई जाती है, रेडियस अल्ना। ठीक है, हाथ के अंदर रेडियस अल्ना होती है। तो हम यहाँ हड्डी से तो माप नहीं रहे, हम किससे मापेंगे, धमनी से, और उसका नाम क्या होगा, रेडियल धमनी। ठीक है, यानी कि जो नाड़ी दाब होता है वो हाथ की कलाई में उपस्थित रेडियल धमनी से मापा जाता है। ठीक है, नाड़ी दाब हाथ की कलाई में उपस्थित रेडियल धमनी से मापा जाता है। ठीक है, और नाड़ी दाब को मापने का यंत्र है, नाड़ी दाब को स्पेग्नोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नाड़ी दाब को किससे मापा जाता है, स्पेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब हमने अभी रक्तचाप की बात करी थी, रक्तदाब की, तो रक्तदाब की हमने बात करी थी, रक्तदाब या रक्तचाप। ठीक है, या हम इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी। ये दो प्रकार के होते हैं भैया, एक तो सामान्य तो होता ही है। ठीक है, और वैसे दो प्रकार के होते हैं, उच्च रक्तचाप जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, और निम्न रक्तचाप जिसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप। ठीक है, जब व्यक्ति का जो रक्तचाप होता है, व्यक्ति का रक्तचाप 140/90 mmHg से अधिक हो, तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो भैया 140/90 mmHg इससे ऊपर चला जाए तो फिर वो रक्तचाप कैसा हो जाएगा, उच्च, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, निम्न रक्तचाप की बात करें तो जब व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg से कम हो तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो 120/80 इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो फिर वो निम्न रक्तचाप कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और इसके बाद हम एक नए टॉपिक से फिर आगे शुरुआत करेंगे और आगे मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू।